कि जयप्रकाश नारायण गुंडा, इस देश में सबसे बड़ा गुंडा जवाहरलाल नेहरू का। आज राजनीति जो कुलटा हो गई है, को मैंने नहीं देखा, ठीक है, लेकिन लाला बाबू को देख के गांधी के महामानव की कल्पना की जाए। नमस्कार, मैं अरुण साथी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक ऐसे ही मुद्दे को, ऐसे ही विमर्श को लेकर आए हैं जिसमें आज के सोशल मीडिया के इस दौर में थोड़ा हटकर बात होगी। आज हम एक ऐसे मनीषी की चर्चा करने जा रहे हैं जिनको दधीची कहा जाता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने उनको यह उपाधि दी थी। ऐसा क्यों कहा गया, कौन थे वे और समाज में उनका क्या योगदान रहा, एक अनछुए पहलू की हम चर्चा। हमारे साथ हैं आदरणीय सिकुंगे सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप स्वतंत्रता सेनानी के रूप में लाला बाबू को बहुत करीब से जानते हैं और समाज के लिए उन्होंने जो दिया, जिसके लिए उन्हें दधीची कहा गया, रामधारी सिंह दिनकर ने अपने लेख में भी लिखा है। तो हम थोड़ा सा अलग हटकर इस पर यह चर्चा करेंगे कि लाला बाबू के पूरे व्यक्तित्व को कहाँ से आप और कैसे देखते हैं। लाला बाबू का व्यक्तित्व बहुत अनूठा है। लाला बाबू केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही नहीं थे, बल्कि कहना चाहिए कि बहुआमी उनका व्यक्तित्व था। समाज में परिवर्तन कैसे हो सकता है, देश और राष्ट्र कैसे बन सकता है, समाज कैसे बन सकता है, लोगों का उत्थान कैसे हो सकता है, इन सारे आयामों को लाला बाबू ने देखा और छुआ। आप कल्पना कीजिए कि जिस समय आज़ादी के तुरंत बाद 1953 में उन्होंने बरबीघा कॉलेज, एक ग्रामीण क्षेत्र बिल्कुल, और इस क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना का उस आदमी ने स्वप्न देखा और वह आगे लेकर के बढ़े इसको। श्री बाबू ने कह दिया कि हम इस कॉलेज को कोई मदद नहीं करेंगे, एक नए पैसे की मदद नहीं करेंगे। लाला बाबू ने इस चुनौती को स्वीकार किया और श्री बाबू और श्री बाबू की पत्नी के नाम पर उस जमाने में डिग्री कॉलेज की स्थापना किया। राज्यपाल थे मरहूम जाकिर हुसैन साहब, जो बाद में राष्ट्रपति भी भारत के बने। उनसे शिलान्यास करवाया और फिर 1956 में इस कॉलेज का उद्घाटन तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई, जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने, उनसे उद्घाटन भी करवाया। और इतना ही नहीं, आज आप सुनते होंगे कि जो वित्तीय कॉलेज है वो अपने टीचर्स को, अपने कर्मियों को वेतन भी पूरा नहीं दे पाता है। साल साल भर वेतन लोगों को नहीं मिलता। लेकिन लाला बाबू वैसे सख्त थे कि कभी एक भी कर्मचारी को महीना पूरा हुआ और वेतन ना मिले, यह हो नहीं सकता था। वो कहते थे कि हमको भीख मांगना पड़े तो मांगेंगे, लेकिन जो लोग सेवारत हैं उनको वेतन पूरा दिया जाएगा। अच्छा, ये लाला बाबू बरबीघा के पहले विधायक रहे, बाद में उन्होंने श्री बाबू को चुनाव लड़ाने के लिए छोड़ दिया। लाला बाबू जमींदार परिवार से आते थे, कैसे उन्होंने इस मुकाम को तय किया होगा, कितना उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा होगा। लाला बाबू ने एक आध बार हमको बताया था कि वो प्रभावित ज्यादा तिलक से थे, बाल गंगाधर तिलक से। अच्छा, तिलक से प्रभावित। हाँ, और भूमिहार हॉस्टल मुंगेर में रहा करते थे लाला बाबू। और उन्होंने कहा कि हम तिलक से प्रभावित थे और केसरी भी मंगाते थे, अच्छा, अखबार, और कुछ लड़के मिलकर के हम लोग इसको पढ़ते थे। कष्टहरनी घाट पर एक दिन इन लोगों ने कसम खाया कि देश की आज़ादी के लिए हम अपने को कुर्बान करेंगे, और फिर लाला बाबू आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। बाद में सने सने लाला बाबू का गांधी जी के प्रति झुकाव लगा, हाँ, धीरे धीरे, लेकिन प्रारंभ होता है तिलक से। अच्छा, और लाला बाबू कहते थे कि अगर गांधी जी ना आए होते तो हम क्रांतिकारी संघर्ष जो देश में चल रहा था उसमें शामिल हो चुके। अच्छा, टर्न हुए, वहीं पर टर्निंग पॉइंट होता है जब हम गांधी जी की ओर झुके और फिर जेल यात्रा हमारा शुरुआत हुआ।
और गांधी जी को हमने संपूर्ण रूप से नेता मान लिया। अच्छा, लाला जी का पूरा जो जीवन है आप बहुत करीब से देखे हैं, गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने अपने में कितना उतारा और अपने साथ उनको कैसे लेकर गए? हमने तो 100% उस आदमी को पाया। गांधी को मैंने 100%? हाँ, मतलब मैंने गांधी के जीवन की जो गांधी जी विचारधारा को है, मैंने नहीं देखा, ठीक है, लेकिन लाला बाबू को देख के गांधी के महामानव की कल्पना की जा सकती है। इतना? हाँ, अच्छा, जैसे गांधी जी के बारे में मेरा अपना ख्याल है कि एक सामान्य मनुष्य से असामान्य मनुष्य बनने की प्रक्रिया का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। तो मनुष्य का जीवन एक लाइन में मैं अच्छा, आपको ठीक है, एकदम बिल्कुल। एक सामान्य मनुष्य से एक असामान्य मनुष्य बन जाना, ये मोहनदास करमचंद गांधी का ही जीवन है। ठीक है, तो लाला बाबू को मैंने देखा, लाला बाबू विधान परिषद के सदस्य थे, तब तक हम लोग बच्चे ही थे, किशोरावस्था थी। लाला बाबू शनिवार को राज ट्रांसपोर्ट की बस से बड़बीघा आते थे, सरकारी बस से? सरकारी बस से। अच्छा, एक चमड़े का बैग होता था जिसमें उनके कपड़े होते थे और सामान होता था, और एक धोती में गंदा कपड़ा उसमें बंधा हुआ उनका रहता था। दोनों लेके बस से उतरते थे और सैकड़ों की तादाद में लोग बस स्टैंड में उनका इंतजार करते रहते अच्छा, थे हर कि शनिवार को? हाँ, कि लाला बाबू आएंगे। अच्छा, और लाला बाबू शनिवार को उन सभी कपड़ों को स्वयं साफ करते थे। अच्छा, स्वयं, कोई धोबी नहीं साफ करता था। सुखाते थे और सुखाने के बाद आयरन नहीं करते थे, हाथ से रगड़ रगड़ के उसको चपोत के तकिया के नीचे रखते थे वाह, और फिर वही पहनते थे। कभी लाला बाबू में हमने तड़क और भड़क नहीं देखा, कभी लोहा किया हुआ कोई कपड़ा पहनते नहीं देखा। और मोटी खादी, वो भी पतली खादी, गर्मी के दिन में भी मोटी खादी का कुर्ता मैंने पहने हुए उनको। लाला बाबू के बारे में कहा जाता है कि पूरे मुंगेर, आज जो पुराना मुंगेर था आज कई जिले में है, सब जगह बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान खोले, ये सब बात है सब जगह। लेकिन एक बात जो आप भी करीब से देखे हैं और कई जगह चर्चा में भी है कि वे अपने आमदनी का संपूर्ण हिस्सा दूसरों के पढ़ाई में या कहिए कि निर्धन बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर दिया। वो उसके बारे में आपके पास क्या है? मैं आपको एक नहीं, उसके हजारों उदाहरण, हजारों 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 उदाहरण, हजारों, 10 20 50 100 नहीं, हजारों 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 हम कह रहे हैं, 10-20 मैं नहीं कह रहा हूँ, अच्छा, हजारों कह रहा हूँ। अच्छा, जे लाल तंबोली थी, अच्छा, और एक विधवा माँ की बेटी थे, अच्छा, 2 भाई, रमजानपुर गांव के। अच्छा, यहाँ बड़बिघा रमजानपुर गांव। अच्छा, एक मिट्टी का छोटा सा घर उनका हुआ करता था। एक बार इमरजेंसी के समय में मैं उनके घर पर रहा भी, अच्छा, मुझे रहने का वहाँ सौभाग्य मिला था। तो आपको बता रहे थे, जे लाल कहा करते थे कि अगर लाला बाबू नहीं होते तो जे लाल हिंदुस्तान फर्टिलाइजर का एमडी कभी नहीं हो सकता था, कभी नहीं हो सकता। अच्छा, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लाला बाबू ने हमको पढ़ा करके यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, वो कहते थे। अच्छा, और 1 जनवरी जे लाल उनके लिए एक जोड़ा धोती, कुर्ता का कपड़ा, एक फाउंटेन पेन, एक डायरी ले करके बड़बिघा उनका पांव छूने जब तक लाला बाबू से जरूर आते थे। आपको बता रहा हूँ, ऐसे एक आदमी ने कैसे मदद करते थे लाला बाबू? अपना जो वेतन उनका मिलता था, ये मतलब कि राज्यसभा या हाँ, जो विधान परिषद जो सबका, हाँ, और उनके पास कोई व्यसन नाम की चीज थी नहीं, एक चाय के सिवा कह दीजिए कोई व्यसन। तो वो संपूर्ण के संपूर्ण वो खर्च करते थे। यहीं गोसपुर गांव है नवादा जिला में, ब्रह्मदेव सिंह कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उनकी हत्या हो गई। उनके बेटे अरविंद थे, मारे गए, पढ़ने में तेज थे, बड़बिघा कॉलेज में थे। मेरे पिताजी ने उनको रखने का काम किया और लाला बाबू ने उनको पीजी तक टीएनबी कॉलेज में भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम किया। मनी ऑर्डर से पैसा भेजते थे, मनी ऑर्डर करते, मनी ऑर्डर से। ऐसे एक नहीं, मैंने कहा हजारों लोग हैं जिनका हम आपको दृष्टांत है। एक लाल बाबू करके थे, पूर्णिया जिला के, उनको लाला बाबू पैसा भेजा करते थे पढ़ने के लिए। ऐसे काफी लोग हैं जिन्होंने लाला बाबू ने जिनको जीवन में आगे बढ़ाया।
बरबीघा में जिस किसी में भी प्रतिभा उन्होंने देखा, जो मेधावी होते थे, मेधावी, जात पात तो नहीं को देखते कहीं नहीं। आप तो मैंने बताया आपको, जेलाल तमोली भी था, जिसमें यहाँ जो छात्र रहते थे उनके भी भोजन की व्यवस्था हो, हाँ, भोजन की भी व्यवस्था करवाते वहां थे। जाके छात्र खा सकते। नित्यानंद जी का बिहार होटल हुआ करता बिहार था। होटल, हाँ, अच्छा। टैक्सी स्टैंड जो है अच्छा, वहां पर। तो नित्यानंद जी को हुक्म हो जाता था, फलाना लड़का को खाना खिलाइएगा, पैसा मत लीजिएगा। और लाला बाबू वो पैसा पेड करते थे। अच्छा, उतना ही नहीं, लाला बाबू गरीब बच्चियों की शादी के लिए भी पैसा देते थे चुपचाप। अच्छा, जो कार्यकर्ता, पॉलिटिकल राजनीतिक कार्यकर्ता गरीब होता था, कोई उसका सहारा नहीं होता था, चाहे किसी पार्टी का हो, लाला बाबू उसकी भी भीतरिया मदद करते थे। अच्छा, लाला बाबू कांग्रेसी थे। हाँ, कांग्रेस और आप छात्र आंदोलन में बिल्कुल। उतर गए। आप उनको गार्जियन भी मानते थे, बावजूद जब आप छात्र आंदोलन में उतरे, कॉलेज को भी बंद कराया, कुछ ऐसा प्रसंग है जिससे ये लगे कि लाला बाबू गांधीवाद को जीते होंगे? बताते हैं आपको। लाला बाबू बहुत बड़े डेमोक्रेट थे। अच्छा, बाकी लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लाला बाबू डेमोक्रेसी को अपने चरित्र और आचरण में उतारे हुए। लोकतंत्र उनके जीवन में। हाँ, और उसी से हम प्रेरित हुए हैं और हम मानने लगे कि डेमोक्रेसी कोई पद्धति नहीं है। अच्छा, डेमोक्रेसी जीवन जीने की एक कला। अच्छा, जीवन जीने की एक कला है डेमोक्रेसी। 2-3 उदाहरण मैं आपको दूंगा। एक उदाहरण तो मैं आपको देता हूं कि आपके ही गांव के लक्ष्मी बाबू लाला बाबू के घोर विरोधी थे। उस जमाने में एक से एक पर्चा निकालते रहते थे लाला बाबू के खिलाफ। ठीक है, जबकि दोनों एक ही दल में थे। हाँ, नहीं, दल तब तक छोड़ चुके थे लाला लाला बाबू। बाबू लाला बाबू जब कांग्रेस का बंटवारा हुआ, इंडिकेट और सिंडिकेट, तो लाला बाबू मुरारजी देसाई के साथ रहे। अच्छा, अच्छा, पुरानी कांग्रेस संगठन, कांग्रेस नितिन गप्पा के कांग्रेस में रहे, अध्यक्षता वाली। इंदिरा जी के साथ वो नहीं गए, इंदिरा जी के साथ नहीं गए। अच्छा, और नैतिकता के आधार पर, चूंकि वो बहुमत हो गया था उनका, लाला बाबू ने विधान परिषद से इस्तीफा दिया। मतलब इंदिरा कांग्रेस अवकाश नहीं प्राप्त किया, अच्छा, इस्तीफा दे दिया। इंदिरा कांग्रेस के संगठन को बहुमत होने के हाँ, वजह से। हाँ, अच्छा, इस्तीफा दे दिया विधान परिषद से। और बाद के समय में एक दिन में लाला बाबू ने सीनेट के मेंबर से इस्तीफा दिया और सभी संस्थाओं के जहां कहीं भी सचिव थे वो या अध्यक्ष थे, उससे इस्तीफा दे दिया एक दिन में। ऐसा आपको निर्लोभी आदमी मिलना मुश्किल है। अगर लाला बाबू नहीं होते तो कृष्णकांत बाबू श्री बाबू के मंत्रिमंडल में शिक्षा राज्य मंत्री नहीं होते। लाला बाबू को खबर भिजवाया श्री बाबू ने कि उनको मंत्रिमंडल में आना है। लाला बाबू को? हाँ, अच्छा, लाला बाबू ने कहा कि हमको मंत्रिमंडल में आने की क्या जरूरत है, नौजवान लोगों को मंत्रिमंडल में ले, भविष्य उनका है। कृष्णकांत जो है प्रतिभावान है, उनको ले लें। और कृष्णकांत सिंह लाला बाबू के रिकमेंडेशन पर श्री बाबू के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बने, एजुकेशन विभाग के। ये थे लाला बाबू। ऐसा कौन आदमी आज करता है कि अपने स्वयं पीछे खड़ा होना पसंद करेगा और अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहेगा। और कॉलेज की बात आपने कहा, लाला बाबू कितने डेमोक्रेट थे वो मैंने देखा। दोपहर का वक्त था, लाला बाबू खाना खाते थे हमारे यहाँ, मैं खाना लेके आया। उन्होंने कहा कि खाना लाए हैं कि 20 लाए हैं। अच्छा, कि खाना लाए हैं कि 20 लाए हैं? अच्छा, वजह था मैं आंदोलन में आ गया था और जेपी, छात्र आंदोलन, और जेपी का आह्वान हुआ था कक्षा बहिष्कार करवाने का। तो उसको लेकर के कॉलेज में हमने कक्षा बहिष्कार करवाया, लड़कों का जुलूस निकाला, हड़ताल करवा दिया। लाला बाबू बड़ी खिल्लत थे। अच्छा, क्योंकि कॉलेज से संस्थापक थे, कॉलेज से उनका संतान की तरह लगाव था। अच्छा, कहते थे कि कॉलेज की गड़बड़ी जब मैं सुनता हूं तो पूरे शरीर में आग लग जाता। एक जगह लिखा हुआ हम पढ़े हैं कि लाला बाबू लिखे हैं कि हम मर जाएं तो मेरी लाश को भले तुम फेंक देना, लेकिन मेरे संस्था को कुछ नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। ये संस्था के तो आपको बता रहे हैं, लाला बाबू ने हमसे उसी पर कमेंट किया। हमने कहा आपको कौन विष दे सकता है? तो कहा कि आपने तो आई कॉलेज में हड़ताल करवा दिया। तो हमने कहा कि जेपी का
आह्वान था, कक्षा बहिष्कार का मैंने करवाया। गुस्से में, आक्रोश में भर गए और उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण गुंडा। अच्छा। मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि जयप्रकाश नारायण के प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा हो गई थी। उनके माथे के पीछे गांधी जी का और जवाहरलाल का 2 फोटो टका रहता था और नेहरू जी के प्रति उनके मन में अथाह सम्मान और श्रद्धा था। मैंने आक्रमण की भाषा में कहा कि इस देश में सबसे बड़ा गुंडा जवाहरलाल नेहरू। आपने जवाब दिया? हाँ। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप मेरे निकट जवाहरलाल नेहरू को गुंडा कहिएगा? मैंने प्रतिवाद में कहा कि तुम मेरे रहते आप जयप्रकाश नारायण को गुंडा कह रहे हैं। तो फिर उन्होंने हमसे कहा कि आपके बाप तो हमारे सामने में बोलेंगे नहीं, लेकिन आप तो हमसे मुंह लड़ा रहे हैं। तो हमने कहा कि मेरे बाबूजी तो आपके कॉलेज में प्रोफेसर हैं, नौकरी करते हैं, हम तो नौकरी करते नहीं। ये बकवास हो गया और उसके बाद मैं तुनक करके वहां से चल दिया। लाला बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया ये भी नहीं देखा। टिफिन कैरियर भी मैंने वापस नहीं लिया। दूसरे दिन सुबह में मेरी गिरफ्तारी हो गई। अच्छा, वो आंदोलन के तहत जेल चले गए। हम 15 जनवरी 1975 को जेल से रिहा हुए। 16 को बड़बीघा पहुंचे मुंगेर से। कॉलेज के ही एक कर्मी था, उसके पिताजी को लाला बाबू ने भेजा कि जाके शिव कुमार जी को बुला के लाइए, जेल से आए। तो हमने समझा कि लाला बाबू कुछ डांट टपट करेंगे, अभी तक गुसाल हैं कहीं। हाँ, ऐसा तो लगा होगा, मन में भी लग रहा था। तो आगे लाला बाबू के निकट आए तो प्रणाम किया, पैर छुआ, कहन बैठिए। बैठ कहन कि क्यों बुलाए हैं, आपको पता है? कहा जी ना। उन्होंने कहा कि एक भारी भूल हमसे हुई है। वो बोले? हाँ। अच्छा। गलती हुई है। हमने कहा कि क्या गलती हुई है? उन्होंने कहा कि हमने गुस्से में जयप्रकाश नारायण को कह दिया था गुंडा। कॉलेज में आपने हड़ताल करवाया था, हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यह बात हमको तब से ही खल रही है। अच्छा। तो हम आपसे माफी मांगना चाहते थे कि हमसे गलती हुई। वो बोले कि हम आपसे माफी मांगना चाहते। कहाँ लाला बाबू और कहाँ अब तो आप एक बच्चे के +2 का विद्यार्थी थे, एग्जामिनी थे उस जमाने में। मेरी उम्र 20-21 रही होगी। ये उन्होंने कहा और कहा कि जयप्रकाश नारायण को मैं पढ़ा, मेरी जीवन यात्रा, क्या विद्वान आदमी। अच्छा। और अब मैं पढ़ रहा हूँ लोहिया का बुध मार्क्स गांधी, क्या बेजोड़ लिखा लोहिया। मैं तो समझता था कि ये केवल जवाहरलाल को गाली देने, आलोचना करने वाले लोग हैं लोहिया के बारे में। हाँ, मेरी इतनी समझ नहीं थी कि ये आदमी इतना बड़ा आदमी है। देखिए कितना। और मैंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया, आप हमको इसके लिए माफ कर दीजिए। हमने कहा माफी तो हमको मांगना चाहिए कि हम उम्र में छोटे हुए, प्रतिक्रिया में हमने जवाहरलाल नेहरू जी को कहा, वैसा नहीं हमको कहना चाहिए था। कहना आप तो बच्चे हैं, कम उम्र के हैं, आपको आपने कह दिया तो क्षम्य है। आप गलती कर सकते हैं। हाँ, गलती कर सकते हैं आप, लेकिन मेरे लिए क्षम्य नहीं। कितना। क्या आज किसी राजनेता के बारे में यह सोचा जा सकता है? सवाल नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ। और मैंने लक्ष्मी बाबू का भी आपका जिक्र किया। लक्ष्मी बाबू को पोता हुआ था। हम दोपहर का खाना लेकर लाला बाबू के यहाँ आए थे। उन्होंने हमसे कहा कि एक काम करो, ताकि तो उन्होंने कहा कि आप जाइए बाजार, एक बच्चा के लिए कपड़ा खरीद लीजिए, रामस्वरूप के यहाँ से मिठाई ले लीजिएगा। लक्ष्मी को पोता हुआ, लक्ष्मी के आए रिक्शा एगो लेते आइएगा, लक्ष्मी के घर पर जाए। मैंने कहा लक्ष्मी आओ तो रोज आपके खिलाफ निकालते हैं बुलेटिन, आपका विरोध करते हैं, और आप लक्ष्मी बाबू के पोता के जाइएगा मिठाई लेके, कपड़ा लेके। कहें कि उनका जो काम है वो करते हैं, हमरा जो काम है सो हम करें। उनका जो काम वो करते हैं, हमरा जो काम है सो हम करेंगे। बोलिए। करेंगे। और हमने ला के दिया, रिक्शा लाया, और लाला बाबू उस रिक्शे पर
मिठाई और कपड़ा लेके लक्ष्मी बाबू के घर पर गए। आप अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ कैसा आचरण और व्यवहार करते हैं, यही आपके चरित्र की ऊंचता और नीचता को दर्शाता। गांधी जी के चेहरे के सामने में श्रृंगार पी करके और जिन्ना धुआं फेंकते थे, और यह इसलिए वो करते थे कि गांधी दोबारा हमारे यहाँ ना आवे बात करने। अच्छा। जिन्ना ने इस बात को सार्वजनिक तौर पर कहा था, और दोबारा ना आवे गांधी हमसे मिलने के लिए। और गांधी उसको कहीं से आदर या सम्मान के साथ वो नहीं देखते थे। फिर भी गांधी जी बात करने के लिए जिन्ना के पास जाते थे और जिन्ना से बात करते थे। जिस अंबेडकर ने गांधी जी को गोलमेज कॉन्फ्रेंस तक में बेइज्जत करने का काम किया, कोई मौका नहीं चुके अंबेडकर उनकी आलोचना का, उनकी निंदा का। देश को आजादी मिलती है और गांधी नेहरू पटेल को बुला के कहते हैं कि मंत्रिमंडल में अंबेडकर को रखो। यही उच्चता, यही है। बिल्कुल अंबेडकर को रखवाते हैं। आप उस आदमी की विराटता की कल्पना कीजिए। बड़ा आदमी वह है जो अपने विरोधी और दुश्मन के साथ व्यवहार कैसा करता है, यह इससे पता चलता है। लाला बाबू पर आते हैं। लाला बाबू का जो ये त्याग रहा, अपना सर्वस्व दूसरों के लिए किए, शैक्षणिक संस्थानों को का निर्माण, जो भी रहा जीवन में, उनका अंत समय थोड़ा कष्टदायक रहा। एक तो यह, इस पर भी हम चर्चा चाहेंगे कि कहीं दिनकर जी ने भी लिखा है कि अकारण श्री बाबू नाराज हो गए थे लाला बाबू से। तो उस प्रसंग पर थोड़ा सा कुछ, लाला बाबू उससे कितना प्रभावित हुए थे? बताते हैं। लाला बाबू को मैंने एक तरह से निष्प्रिय कहा। निष्प्रिय जो, मतलब इसका भी कुछ असर नहीं पड़ता। अपने यहाँ जो प्रज्ञावान कहा गया है, उस किस्म के मैंने उनको देखा अंतिम समय में। मतलब आम भाषा में कह सकते हैं एकदम संत की तरह हमने पाया उनको कोई अंतर नहीं देखते थे कि गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है या प्रशंसा कर रहा है। क्या बात है। बरबीघा कॉलेज में के लोगों ने जब लाला बाबू का जन्म दिवस मनाने का फैसला किया था, तब लाला बाबू ने भी विरोध किया था उनके रहते हुए। हाँ। अच्छा। लाला बाबू ने कहा कि यह नहीं होना चाहिए। और इस इलाके में शायद कोई हाई स्कूल, पुस्तकालय होगा, हाई स्कूल होगा, जिसके लाला बाबू अध्यक्ष और सेक्रेटरी नहीं रहे होंगे। बिहार यूनिवर्सिटी के नींव वहीं, हाँ, बिहार यूनिवर्सिटी के भी हो रहे सीनेट के मेंबर, पटना यूनिवर्सिटी के सीनेट के मेंबर, भागलपुर विश्वविद्यालय की तो स्थापना ही हुई उनके प्रयत्न से। सारे जगह के वो मेंबर थे और चाहते थे कि समाज आगे बढ़े। उस जमाने में जब लड़कियों को लोग घर से निकलने देना नहीं चाहते थे, तो लाला बाबू ने अपनी बेटी को बरबीघा आश्रम में रह करके कॉलेज में पढ़ाया, सुनीता जी को, आप समझिए, पढ़ाया। भरी जवानी में लाला बाबू ने 1940-42 के बीच में अपनी पूरी संपत्ति अपने छोटे भाई राधे बाबू को लिख दिया। अच्छा। स्वयं निधुरिया हो गए। कभी यह नहीं सोचा कि मेरा आगे का जीवन कैसे चलेगा, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, हमारी पत्नी का क्या होगा। इसको आप क्या कहिएगा? जिस आदमी ने अपने लिए किसी पासबुक में 5 रुपया भी नहीं रखा, जिस आदमी ने अपना जीवन बीमा का कोई पैसा भी लोगों को बांट दिया निकाल करके, कहीं कोई संग्रह नाम की चीज तो उनके पास थी ही नहीं। मतलब दधीची जो कहा गया है उनके जीवन पर पूरा लागू है। बिल्कुल। उनका अंत तो थोड़ा कष्टकारी, और हाँ, अंत थोड़ा कष्टकारी हुआ लाला बाबू का, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसको हम दुर्भाग्य ही कहेंगे, दुर्भाग्य कहेंगे कि वैसे। लेकिन क्या कहिएगा, दुनिया को जिन लोगों ने भी प्रकाश दिया है, अच्छा, आलोक दिया है, उनको कष्ट हुआ। ये बात भी सही है, बिल्कुल। वो उनको कष्ट हुआ ही है, चाहे सुकरात हो, चाहे ईसा हो,
सबको हुआ, सबको हुआ, बिल्कुल। गांधी जी को भी हुआ। उसको यह पीड़ा झेलनी पड़ी है, गांधी जी की तो हत्या तक हो गई। यह पीड़ा उनको झेलनी पड़ी है। लाला बाबू को भी पीड़ा झेलनी पड़ी। आज जो लाला बाबू जैसा व्यक्तित्व था, किसी तरह का लोभ लालच नहीं, राजनीति हो, समाज सेवा हो, आज कहीं इस तरह का कोई छोटा सा दीपक भी दिखता है? कभी कभी टिमटिमाता हुआ रोशनी कहीं कहीं दिख जाता, कहीं कहीं दिखती, वही आशा का केंद्र भी होता है। आशा का। भोला बाबू अपने जमाने में कम्युनिस्ट के भी बड़े नेता रहे थे, बेगूसराय के, फिर कांग्रेस के भी बड़े नेता थे, फिर राजद में भी बड़े नेता रहे, फिर जदयू के बड़े नेता रहे, और फिर भाजपा के भी बड़े नेता और मंत्री हुए थे। वासुदेव बाबू एक सामान्य शिक्षक थे और मार्क्सवादी थे विचारों से। वो उनको विधानसभा में हरा के पहुंचे थे। उनकी सादगी बेमिसाल थी। वासुदेव बाबू देखें कहीं अखबार मैं बहुत प्रभावित था। साइकिल से ही पटना में भी भ्रमण करते थे कहीं भी, और जब वो विधायक बने थे तो टूर का प्रोग्राम बनता है उन लोगों का, वो गए नहीं थे। कर्मचारी आया कि सर यहाँ दस्तखत कर दीजिए, आपको भत्ता देना है, यात्रा भत्ता। तो उन्होंने कहा हम गए ही नहीं टूर में, तो यात्रा भत्ता किस चीज का? लेने से उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं लिया। एमएलए क्लब में रहते थे, एक कमरा उन्होंने अपने लिए रखा था, शेष किताब भरल। हाँ, और शेष कमरे जो थे वो कमरे आम लोगों के लिए था। तो ऐसे लोग भी मिल रहे हैं, और हमको लगता है वही धारा जो है लाला बाबू के निकट से जो धारा चली है उस समय से, उसी की छीन धारा अभी भी चल रही है। कहीं न कहीं वो चल रही है, मरी नहीं है। मतलब समाज में बहुत निराशावाद नहीं है, कहीं न कहीं एक उम्मीद है। हाँ, कह सकते हैं कि गंगा जमुना का धारा तो इलाहाबाद में दिखाई दे रहा है, प्रयागराज में, लेकिन सरस्वती जो विलुप्त हो गई है उसकी अंतःधारा कहीं न कहीं चल रही है। आज राजनीति जो कुलटा हो गई है, राजनीति कुलटा हो गई है। आज राजनीति जो कुलटा हो गई है उसका बड़ा कारण यही है कि राजनीति में जो लोग हैं उन्होंने जन सरोकार का काम, रचनात्मक काम करना छोड़ दिया। पहले राजनीति में वे लोग थे जिनके हृदय विशाल थे, आज राजनीति में वे लोग हैं जिनके पास हृदय है ही नहीं। हृदयहीन। इसीलिए मैंने राजनीति को कहा कि राजनीति अभी उल्टा हो गई है। बिल्कुल। और इस राजनीति को भी उससे निकालने का उपक्रम समझदार लोगों को ही करना है, नई पीढ़ी को ही करना है, नई पीढ़ी को इसको आगे बढ़ाने। बदलाव तो समय समय पर होते ही रहा है, बदलाव तो शाश्वत है। तो शाश्वत है, और बदलाव तो प्रकृति का स्वभाव है, नेचर है। अभी जाड़ा का मौसम है तो आग प्यारा लगता है, गर्मी आ जाएगा तो आग प्यारा बिल्कुल नहीं लगेगा। अभी गर्म पानी भी आप हमको अच्छा लगता है, गर्मी के दिन में ठंडा पानी अच्छा लगने लगता है। तो ये तो परिवर्तन तो शाश्वत है, परिवर्तन तो होगा, इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। विचार नई पीढ़ी को हमें इसी माध्यम से बताने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।